हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो आपदा प्रबंधन का तीसरा वीडियो है और इसको पढ़ने के बाद हमारा आपदा प्रबंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इससे संबंधित कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में आएंगे या लघुतरीय प्रश्न आएंगे तो आप बना पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आग के प्रभाव को कम करने के उपाय। अब बताइए, आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो आग लगना भी एक प्रकार की आपदा है, आफत है, और इसके प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, आग लगता है ना तो देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन बात ये होना चाहिए कि आग अपने घर का नहीं होना चाहिए। जैसे भारत के लोग मारे गए आतंकवादियों द्वारा तो पाकिस्तान में लोग खुश थे, भारत में आग लगा पाकिस्तान में लोग खुश थे। और आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ सुबह में तो पाकिस्तान में आग लगा है, हम लोग खुश हैं। उतना खुश नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो शांति मिला। तो ये सब देखिए, कई लोगों को ऐसा करना नहीं। अच्छा, आग जब लगता है तो बच्चा सब देखिएगा, बच्चा सब जब देखता है आग लगा हुआ किसी के घर में तो उसमें उसके आंख में चमक ही अलग होती है। वो बताएगा भी नहीं तो उसके आंख में चमक अलग होगा। वो बोलेगा कि ये आग लगा था, आग बहुत होगा, इतना आग लगा था, है ना। और कुछ नहीं कर सकता है लेकिन बहुत बढ़िया से बताएगा, है ना। तो आग के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, आग लग जाए उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ प्रभाव लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले तो आग लगने की स्थिति में खुद बचे, फिर दूसरों को बचाए। पहले क्या करना है, स्वयं बचे और दूसरों को बचाए, ठीक है। अब अपने बचेंगे नहीं, दूसरा बचाने सोचेंगे तो दोनों चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, अब देखो पालतू पशुओं को आप बचा नहीं पाएंगे। आग लगने की स्थिति में पालतू पशु आप चाहेंगे कि थोड़ा सा घर में निकाले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो इतना घबरा जाएगी कि आपको भी जला देगी। तो पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, कुत्ता आदि पाले हुए हैं और उसके आसपास या उसके मकान में, गौशाला में या खटाल में या आपके घर में जो आग लगा है उसमें जो पालतू पशु बांधे हुए हैं उसको खोल दीजिए, अपने भाग जाएंगे, आपको बचाने की आवश्यकता नहीं। तो पालतू पशु को बंधन से मुक्त जब कर देंगे तो आग का प्रभाव कम कर सकते हैं। अच्छा, आग प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार करके तुरंत अस्पताल भेजेंगे। क्या भेजेंगे? तुरंत अस्पताल भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, घरों से बहुमूल्य सामान बाहर निकाल लेंगे। एक बात सोच करके बहुत हंसी आ रहा है, जब है आग से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार क्या भेजेंगे? अस्पताल भेजेंगे। प्राथमिक उपचार क्या है, तो मान लीजिए अचानक से आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ गई तो प्राथमिक उपचार यही होगा कि आप उसके शरीर में जो आग लगा है उसको बुझाने का प्रयास करें, है ना। कंबल लपेट दे, आग बुझाने का प्रयास करें, जहां जल गया हुआ ठंडा पानी की सहायता से उसको गर्मी को शांत करें, है ना। और उसके बाद अस्पताल करें। अच्छा, आग जब इसके बुरे प्रभाव होते हैं, जान माल की हानि होती है ना। तो कई बार आग जब लग जाता है, व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं तो उनको बहुमूल्य वस्तु जल जाते हैं। जैसे एग्जाम जो मार्कशीट होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, 11th 12th 9th आप लोग पढ़ेंगे, मार्कशीट रखा हुआ है, आग लगा उसमें जल गया तो आगे चल के बहुत समस्या हो सकता है। तो आपके पास समय है तो पहले बहुमूल्य डॉक्यूमेंट्स जो है उसको निकाल लेंगे। बहुमूल्य वस्तुओं में सोना, चांदी, गहना ये सब भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे आग के प्रभाव को, आग से होने वाले हानि को या आफत को कम किया जा सकता है। आग को फैलने से रोकने के लिए बुझाने का प्रयास करें और बाहर निकल करके आराम नहीं करते रहे, ताली नहीं पीते वाह क्या आग लगा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण, अब जब भी देखिएगा संचार व्यवस्था, संचार मतलब समझते हैं कम्युनिकेशन, हम आपसे बोल पा रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं, यूट्यूब ना चले तो संचार व्यवस्था बाधित हुआ। आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी चलना बंद हो जाए, आप लोग न्यूज चैनल लगाए, कोई चैनल लगाए, चलवे ना करें तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। रोज आपके पास जो पेपर आता था देश विदेश के बारे में जो जानकारी लेते थे पेपर से, वो आना बंद हो जाए, अचानक नहीं आए तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। तो संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? तो संचार व्यवस्था के बाधित होने का सबसे बड़ा कारण है किसी भी प्रकार के आपदा का, कोई आपदा आएगा ना तो सबसे पहले संचार व्यवस्था को बाधित किया जाता है। जैसे खूब बारिश होने वाला है तो आपका टावर जो होगा कट जाएगा, टीवी का क्या हो जाएगा, टावर कट जाएगा या खराब हो जाएगा, है ना। कोई भी प्रकार की आपदा आता है तो पहले बिजली काटी जाती है, बाढ़ आएगा या उसको कहिए भूकंप आ जाए तो सबसे पहले बिजली काटा जाता है। क्योंकि अगर भूकंप आया, सब जगह टूट रहे हैं, मकानें गिर रही हैं, बिजली के खंभे गिर रहे हैं, अगर बिजली नहीं काटा गया तो व्यक्ति भागते हैं किधर में तो भी के देख पर गिर जाएगा, बिजली काटा जाता है। तूफान में भी पहले बिजली काटा जाता है। और जैसे ही बिजली की आपूर्ति बाधित किया जाएगा, आपूर्ति मतलब सप्लाई को बाधित किया जाएगा, वैसे ही टीवी नहीं चलेगा, देश विदेश का आप नॉलेज नहीं ले सकते हैं। जैसे ही नेटवर्क का कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा तो आप देश विदेश के यूट्यूब नहीं चला करके देख पाएंगे कि क्या समस्या हो रही है, क्या हो रही है देश विदेश में, तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। तो संचार व्यवस्था के बाधित होने का सबसे बड़ा कारण है किसी भी प्रकार का आपदा का आना। यहाँ पर देख लीजिएगा लिखते समय, है ना। बिजली आपूर्ति को बाधित होना, लाइन कट जाएगा तो भी आपका संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा, आप न्यूज को नहीं देख पाएंगे और आपका संचार व्यवस्था बाधित माना जाएगा। अच्छा, टीवी टावर जो होता है
या जो टावर बनाए जाते हैं संचारों के लिए, फोन से बात करने के लिए, अचानक आपके क्षेत्र के भूकंप आया, आपके क्षेत्र के टावर के टूट के गिर गया, तो आप बात नहीं कर पाएंगे, नेट बढ़िया से नहीं चला पाएंगे। तो ये जो होगा संचार व्यवस्था के बाधित होने के, अगर संचार भवन गिर जाए तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, संचार उपकरणों का क्षतिग्रस्त होना, आसपास जो टीवी का टावर लगा हुआ है या मोबाइल के नेटवर्क का टावर लगा हुआ, उसके उपकरण जो होंगे, डिवाइस जो होंगे, क्षतिग्रस्त हो जाए, खराब हो जाए, किसी भी कारण से बहुत दिन हो गए तो खराब हो जाए, तो आपका नेटवर्क कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्षतिग्रस्त मतलब थोड़ा सा खराब हो, ये खराब हो जाना है ना, तो इससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाए। परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाना, अगर रास्ता आना जाना भी ब्लॉक हो जाए, आपदा आएगा, जब आना जाना ब्लॉक हो जाएगा तब पर भी आप संचार व्यवस्था से जुड़े नहीं रह सकते हैं, आपकी संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा, आप सूचनाओं को ले नहीं सकते। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, रोज आपके पास आता था पेपर वाला साइकिल से, अब बाढ़ आ जाएगा, आसपास में पानी है, तो साइकिल से कैसे आएगा वो, जो आपको पेपर देने आता था, तो पेपर नहीं दिया मतलब देश विदेश का नॉलेज आपके पास नहीं आया, नहीं आया तो संचार व्यवस्था आपको बाधित हो नहीं है। तो ये सारी चीजें संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण। अब समझिए उपग्रह संचार, एक नोट में लिख लीजिएगा, है ना, ये भी पूछे जाते हैं 2 नंबर में, सभी चीज जो भी पढ़ाए सब पूछे जाते हैं, है ना। और 2-3 वीडियो है, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, 100 चैप्टर 5 चैप्टर ये सब पढ़ाने के काम नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। गागर में सागर बटोरने का काम करेंगे, वो पढ़ना बहुत सारा चीज, लेकिन वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में सीधा पूछे जाते हो। तो क्या है उपग्रह संचार, क्या होता है? उपग्रह संचार का मतलब होता है सैटेलाइट के माध्यम से जब हम बात करते हैं उसी कहते हैं उपग्रह संचार। अब क्या है सैटेलाइट से उपग्रह संचार क्या है? तो आपदा की स्थिति में मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उस समय भी हमको संचार की आवश्यकता पड़ती है। उस समय भी क्या करता है सरकार के जो आदमी आते हैं, तो आपदा की क्या स्थिति इसकी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके पास सैटेलाइट फोन होता है, उस फोन से जहां चाहेंगे फोन लगाना लगा देंगे। जैसे ही फोन लगाएंगे तो उसका टावर सीधे अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह से कनेक्ट होगा। ऐसे जब हम बात करते हैं फोन से, तो हमारे नजदीक के टावर पर जाता है, फिर उस टावर से उस टावर बहुत तेजी से, है ना, आप पूरा जहां बात कर रहे हो वहां पहुंच जाता है टावर के माध्यम से। लेकिन उपग्रह संचार में क्या होता है, जो हम सैटेलाइट फोन यूज करते हैं वह फोन सीधे उपग्रह से पहुंच जाता है ना, नीचे लाइन हो चाहे नहीं हो, नेटवर्क हो चाहे नहीं हो, सीधे वहां पर उपग्रह उसको पकड़ लेता है और उसको जहां भेजना हो भेज सकता है। ये है उपग्रह संचार। अब वैसे भी आप जब इंटरनेशनल कॉलिंग करते हैं तो टावर से नेटवर्क नहीं जाता है, वो उपग्रह से जाता है, और उपग्रह पर जाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, तो इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए भी ज्यादा पैसा लगता है। और उपग्रह संचार में सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, उसमें भी ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला उपकरण है, यह सीधा अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से जुड़ा होता है, जो दुनिया भर में सूचना भेज सकता है या भेजने में सक्षम है। तो इसको लिख लेंगे 2 नंबर पूछता है। अब क्या है, आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या होती है? लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन मतलब लोकल, स्थानीय मतलब लोकल, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पुलिस, नगर पालिका, नगर परिषद, आपका पंचायत, ये सब जो है स्थानीय प्रशासन क्या कर रही होती है जब आपदा आता है। तो एक बात बताएं, आपदा की स्थिति में यही लोग का भूमिका काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा, तो नगर परिषद वाला, नगर पालिका वाला, अगर गांव है, पंचायत है, तो ये सब आगे आके तुरंत काम करता है ना, ये सब तुरंत फोन कर देगा। अग्निशामक, अब किसी घर में आग लग गया तो नगर पालिका, नगर परिषद में गाड़ी लगा होता है, ये अग्निशामक वाहन का, तुरंत नगर पालिका के पास आप फोन कीजिएगा, तुरंत अग्निशामक वाहन भेज देगा। तो आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन की भूमिका काफी अहम होती है। बाढ़ सुखाड़ आ जाए तो नगर परिषद और नगर पालिका ही या पंचायत है आपके पास, तो पंचायत के ही फोन से प्रयास से सरकार द्वारा गोताखोर भेजे जाएंगे, स्विमर, है ना, बाढ़ में जो लोग फसल को बचाने के लिए स्टीमर भेजा जाएगा व्यक्ति को इधर उधर पहुंचाने के लिए, है ना। और क्या है, स्थानीय प्रशासन ही आवश्यकता पड़ने पर भोजन सामग्री, अगर बाढ़ चारों तरफ से आ गया है, बीच में व्यक्ति फंस गए हैं, या बाढ़ के कारण अन्य जगहों से संपर्क हमारा टूट गया है, तो भोजन चाहिए, खाना पीना चाहिए, विद्युत कैसे रहेगा, तो स्थानीय प्रशासन ही समय समय पर भोजन सामग्री की व्यवस्था करती है। स्थानीय प्रशासन ही, अगर मान लीजिए अभी भी बाढ़ आया है, कई लोग उसमें डूबे हैं, कई लोगों को जान बचाना है ना, कई लोग ये समझिए कि ये उसको क्या बोलते हैं, अवचेतित हो गए हैं, जैसे कि बेहोश हो गए हैं, पानी ज्यादा पी लिए हैं, डूब गए थे, उनको निकाला गया बाहर, तो प्राथमिक उपचार शिविर लगाते हैं तुरंत और व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं। स्थानीय प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसी चीज को लिखे हैं कि आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपदाओं में एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहन, स्टीमर, गोताखोर आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ही करती या करवाती है ना। स्थानीय प्रशासन जैसे आपके पास नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत के पास अग्निशामक यंत्र नहीं, वाहन नहीं होता है ना, फायर ब्रिगेड वाला वाहन नहीं होता, उसके पास गोताखोर, ये पुलिस आदि की व्यवस्था नहीं होता, लेकिन उसके प्रयास से ही आ जाएंगे, है ना। एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहन, स्टीमर, गोताखोर आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ही करती है या करवाती है।
आवश्यकता होने पर राहत शिविर, जीवन रक्षक दवाएं, भोजन सामग्री आदि का भी प्रबंधन यही करती है। तो स्थानीय प्रशासन की भूमिका कुछ बता देंगे। अब जब हम पूरा अब हमारा आपदा प्रबंधन के समाप्त, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसको पढ़ने में कौन से कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं, जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आता है, तो दामोदर, ये कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक, इसे पूछा गया है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। कई सारे ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। और देखो, कश्मीर और उत्तराखंड जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। अब भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का धंस जाना, अचानक से धंस जाना तो घर बनाए हैं बहुत 5 तल्ला बिल्डिंग, अभी यहाँ वाला पता चला कि फलना जी के घर कहाँ है, आधा स्वतः तो सागर आ जाएगा। तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित कौन है, कश्मीर और उत्तराखंड, इसको देखे जाता है समस्या। बांग्लादेश सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है। पूछता है कौन सा देश सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो बांग्लादेश प्रभावित है ना। ये बहादी कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। मिट्टी की नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किससे कारण होता है, जल के अभाव में, वर्षा के अभाव में। तो वहां पर अगर ऑप्शन दिया गया है कि मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी में नमी नहीं है, तो इस कारण से कृषि सुखाड़ होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसी ऑप्शन को आए, कृषि सुखाड़ कैसे कारण होता है, मिट्टी में नमी के अभाव का। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है आपदा से बचाने के लिए, आपदा के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किया गया प्रयास। और आपदा जब आता है, आपके पास आफत आएगा, तो स्थानीय प्रशासन तो अपना भूमिका निभा करती है, स्थानीय लोग भूमिका निभाते हैं, है ना। आप फोन कीजिएगा तब ना अग्निशमन वाहन आएगा, तब तक आस पास पड़ोस के आदमी खुशी खुशी, मान जो दुखी खुशी खुशी बाल्टी भर पानी फेंकेंगे, है ना, ये वो करेंगे ना, अगर जल से घर जल जैसा सॉरी है ना। देखिए क्या है, स्थानीय प्रशासन या गांव मोहल्ले के लोगों या स्वयंसेवी संगठन। स्वयंसेवी संगठन क्या है, तो स्वयं से कुछ ऐसा संगठन है जो उनका काम रहता है कहीं आपदा आफत आ गया तो बचाने का, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये सब ऐसा संगठन है जो कई बार आपदा की स्थिति में लोगों को मदद किया है ना। तो स्वयंसेवी संगठन इसको आपदा की स्थिति के प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है। स्थानीय प्रशासन, गांव मोहल्ले के लोग भी आग बुझाने का काम करते हैं, चलता है। अब आगे, दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। इंफ्रारेड कैमरा, तो इंफ्रारेड कैमरा क्या है, एक विशेष प्रकार का कैमरा है। अगर मान लीजिए भूकंप आया, कोई टूट गया और आदमी नीचे दब गया, जीव जंतु दब गए, तो उसको पता लगाने के लिए इसी कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा मलबे में दबे लोगों को पता लगाता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। देखिए, संचार में बात करने का, अपनी सूचनाओं को इधर उधर भेजने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो वो है सार्वजनिक टेलीफोन। ओडिशा चक्रवात या तूफान से बहुत अधिक प्रभावित है। उसका किस कौन सा निम्न में से कौन सा राज्य चक्रवात से सर्वाधिक बहुत ज्यादा प्रभावित है, ओडिशा, है ना, तूफान चक्रवात से। अब ये हमारा भी आपदा प्रबंधन का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो भी आप वीडियो पढ़े हैं उससे संबंधित आंसर है ये। तो आप प्रयास करेंगे कि इसका आप आंसर दे पाए। यदि आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपने गलती किया है, या तो आप मूर्ख हैं, या तो ठीक से पढ़े नहीं, चलता रहे। तो एक बार तीनों वीडियो पढ़ लीजिए, तो आपका सारा 10 में 10 नंबर, यानी 9 नंबर क्या आता है। हम हवाबाजी नहीं करते कि 10 नंबर आता है, लूट लो 10 नंबर का, 9 नंबर का प्रश्न आता है, वो 8 नंबर का प्रश्न आता है। तो कौन कौन वीडियो देखिएगा, 10 नंबर लूट लो, 20 नंबर लूट लो आप आपदा प्रबंधन से, 3 को वीडियो में 9 नंबर यहाँ पे, बस इसीलिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। महासागर तल के कंपन का संबंध है किससे, चक्रवात से, सुखाड़ से, सुनामी से, तूफान से। सही उत्तर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। नहीं ये, और देखो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो पीवी पर आया उसी से क्वेश्चन पूछा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान होनी चाहिए त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, सब। यह पिछला वीडियो का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तरंग भूकंपीय तरंग नहीं है, टी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, आई तरंग। जो सही आंसर होगा आप कमेंट में जवाब देंगे। ये सब पढ़ाया गया। भारत को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 1, 3, 5, 7, ठीक है। और आपको जब हम पढ़ाए थे पिछला वीडियो तो उसमें बताए हैं कि भारत में जितने भी भूकंप आते हैं उनके जोन बनाए गए, क्षेत्र बनाए गए। अब भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें 5वां जो भूकंपीय जोन है वो गुजरात का कच्छ है। और उसमें ये नहीं बता पाए थे, विषय पे छूट गया था कि बिहार जो है वो भूकंपीय जोन 3 में आता है, यानी भूकंप का जो जोन बनाया गया, क्षेत्र बनाया गया, वो क्षेत्र 3 में आता है। 5 क्षेत्रों में बांटा गया पूरे भारत को, बिहार का 3 क्षेत्र में, 5वां में गुजरात आता है। अब देखिए सबसे खतरनाक तरफ कौन है, तो आप देखेंगे पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, आई तरंग कौन है, आप लोग आंसर बताएंगे क्योंकि पिछला क्लास में पढ़ा दिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, आग बुझने का इंतजार,
अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़की बंद कर लेना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा आप कमेंट में उसको लिखिए, है ना। और कई बच्चे हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से इस वीडियो को पढ़ रहे हैं। इसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है, समझो ऐसा हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं ठीक से, है ना, कमेंट भी करते हैं। चलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो अभी भी पढ़ाए हैं। भूस्खलन कैसी आपदा है तो भी पता है ना। यहाँ पर यूट्यूब मास्टर है तो इसको लिखना नहीं। अच्छा, जब हमारा चैनल सर्च कीजिएगा यूट्यूब मास्टर, यहाँ पर देखिए YU नहीं, यूट्यूब मास्टर ऐसे करके स्पेस दे करके तो चैनल नहीं आता है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे, इसे सीधा लिखेंगे यूट्यूब ऐसी के साथ लिखेंगे मास्टर तो यूट्यूब चैनल हमारा आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग नोट कर लीजिए।